हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चली हुई यूजीसी नेट जून 2023 एजुकेशन सब्जेक्ट से चल रही है, जिसमें हमने शुरुआत की है रिसर्च मेथोडोलॉजी से। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि रिसर्च किसे कहते हैं और रिसर्च के टाइप्स किसे कहते हैं और रिसर्च के स्टेप होते हैं। थोड़ा बहुत मैंने परिकल्पना बता दी। इस वाली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे आज, मौलिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। है ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। ये तो हर बार आता ही आता है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में एक्शन रिसर्च तो आता ही आता, और ये रिसर्च वाला जो पार्ट होता है वो दोनों पेपर में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मौलिक अनुसंधान की, कि मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं या मौलिक शोध किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इसको दोस्तों फंडामेंटल रिसर्च बोला जाता है। फंडामेंटल रिसर्च बोला जाता है। अब बात यहाँ पर ये होती है कि फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान होता क्या है। समझने वाली बात ये होती है। देखो, तो हम थोड़ा इसको समझें तो इसका एक और नाम होता है आधारभूत आधारभूत शोध जो होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं बेसिक रिसर्च। यानी आधारभूत जो शोध होता है या बेसिक जो रिसर्च होता है दोस्तों, वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो मौलिक अनुसंधान कहलाता है। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा जिसका बेस, यानी जब एक शोधकर्ता किसी भी क्षेत्र में शोध कार्य करना चाहता है तो उसका जो बेस रखा जाता है, उस समस्या का समाधान करके जो बेस रखा जाता है, वो कौन सा अनुसंधान कहलाता है, मौलिक अनुसंधान या आधारभूत या मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। देखो, समझने वाली बात यहाँ पर ये है, आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। मैं अगर इसके अर्थ की बात करूँ कि इसका अर्थ क्या होता है और इसको लाने का मेन कारण क्या है, यानी फंडामेंटल रिसर्च क्यों लाया गया। फंडामेंटल रिसर्च को अगर एक लाइन में हम समझना चाहें तो आपको इतना समझना है कि किसी समस्या का समाधान करके किसी नए सिद्धांत या नवीन वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन करना। क्या करना है, प्रतिपादन करना। देखो, मान लीजिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, यहां पर आपको बस ये वाली चीज देखनी है और कुछ नहीं देखना है। ये वाली चीज देखनी दोस्तों और कुछ नहीं देखना है। फंडामेंटल रिसर्च का शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि जब आप किसी समस्या आपको दी गई, उस समस्या का समाधान करके या तो किसी वैज्ञानिक नियम की जो परिवर्तन हो या किसी नवीन सिद्धांत की जो रचना की जाती है, वो हमारा कौन सा शोध कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। देखो, बहुत सारे रिसर्च हैं। फंडामेंटल है, अप्लाइड है, एक्शन है, हिस्टोरिकल है और एक्सपोजिटिव है और डेस्क्रिप्टिव है और ऑब्जर्वेशन वाला भी है और फिनोमेनोलॉजिकल है और एथनोमेथोडोलॉजिकल है। एक क्वालिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है, मात्रात्मक और एक गुणात्मक है, एक एम्पिरिकल भी है, अनुभव सिद्ध।
तो ये बहुत सारे अनुसंधान हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मौलिक अनुसंधान की। मौलिक अनुसंधान का जो शाब्दिक अर्थ होगा, जिस ऑप्शन में आपको किसी नवीन सिद्धांत या किसी वैज्ञानिक नियम की जो रचना की जाती है वो हमारा कौन सा शोध कहलाता है, वो ये समझ लीजिए मौलिक अनुसंधान शोध कहलाता है। अब थोड़ा और समझेंगे इसको, देखो एक और चीज़ देखेंगे, नोट डाल के थोड़ा और समझेंगे। अब नोट डाल के हम देखें तो नोट डाल के देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह शोध किसी समस्या का समाधान, किसी समस्या का समाधान वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ढंग से समाधान कर नए सिद्धांत का या नए सिद्धांत की स्थापना करना। यानी जब कोई समस्या दी जाएगी तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एक तरह से साइंटिफिक मेथड जो होता है, यानी वैज्ञानिक तरीके से लैब में एक प्रूफ करके किसी समस्या का समाधान किया जाता है जिसको बाद में कभी चेंज न किया जा सके, और उसका समाधान करके जब एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, मौलिक अनुसंधान कहलाता है। मैं दोस्तों आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक शोधकर्ता किसी नवीन सिद्धांत का, किसी नवीन वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन करता है, उसको स्थापित करता है प्रूफ के द्वारा लैब में जाकर कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिससे ये वाला एक नया सिद्धांत हमारा आया है, तो कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा मौलिक अनुसंधान। कौन सा कहलाएगा, मौलिक अनुसंधान कहलाएगा। वो आपको ध्यान में रखना है, जिसको बोलते हैं आधारभूत अनुसंधान। अब आधारभूत अनुसंधान को करने के लिए हमें चरणों से गुजरना पड़ता है, तो आपको इसके चरण की बात कर लेते हैं हम थोड़ा। इसके देखो चरण, अब इसके चरण कौन कौन से होते हैं। देखो चरण मौलिक अनुसंधान के और एक रिसर्च जो होती है, मैंने कल जो आपको रिसर्च जो पहली वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रिसर्च को करने के लिए कौन से स्टेपों से गुजरना पड़ता है, तो वो और ये मौलिक फंडामेंटल रिसर्च सेम ही है। अब चरण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला चरण जो आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा समस्या का चयन। दूसरा जो आएगा वो आएगा दोस्तों परिकल्पना का प्रतिपादन। परिकल्पना का प्रतिपादन। तीसरा जो आएगा वो आएगा शोध की रूपरेखा। उसके बाद जो दोस्त आएगा आंकड़ों का संकलन। उसके बाद जो दोस्तों आएगा आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण और उसके बाद आएगा निष्कर्ष, और उसके बाद आएगा सामान्यीकरण। उसके बाद क्या आएगा, सामान्यीकरण। यानी देखो ये जिन स्टेपों से एक शोधकर्ता गुजरेगा, उनसे गुजरने के बाद वो किसी समस्या का समाधान करके जब एक नए वैज्ञानिक नियम का मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, या किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वो हमारा कौन सा रिसर्च कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। देखो फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों को समझाऊंगा। फिर अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे दोस्तों, अभी इसको समझेंगे। अब दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान।
प्रयोगात्मक शोध, जिसको हम बोलते हैं एप्लाइड रिसर्च। जिसको क्या बोलते हैं हम? एप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अब थोड़ा इसको समझेंगे। अब देखो, इसका एक और नाम होता है दोस्तों, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम व्यवहारिक शोध। क्या नाम होता है इसको? व्यवहारिक शोध। अब आपके दिमाग में ये वाली बात हो रही है कि व्यवहारिक शोध और फंडामेंटल रिसर्च, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर क्या होगा तो आपको समझना है दोस्तों। देखो, समझना, जब मौलिक अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांत किसी परिस्थिति में प्रयोग में लाए जाते हैं या उनको व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा अनुसंधान कहलाता है? एप्लाइड रिसर्च कहलाता है। देखो, समझने वाली बात यहां पर है। अब देखो समझना, मान लीजिए एक समस्या का प्रतिपादन किया गया, मौलिक अनुसंधान ने एक समस्या बताई और एक समस्या का प्रतिपादन करने के बाद एक सूत्र का निर्माण किया गया, E बराबर mc²। यानी ये वाला जो सूत्र था, इसको स्थापित करने के लिए इस पे कोई समस्या थी पहले, उस समस्या को समाधान करके एक नए सिद्धांत का, एक वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन किया। वो कौन सा अनुसंधान कहला रहा है? हमारा फंडामेंटल रिसर्च कहला रहा है। यानी जब E बराबर mc², ये जो हमारा सूत्र है, ये जो हमारा एक सिद्धांत है, एक हमारा जो वैज्ञानिक नियम है, इसमें पहले जो रिसर्च की गई होगी, यानी अब ये स्थापित नहीं हुआ है, इससे पहले इस पर रिसर्च की जा रही है, इस पर खोज की जा रही है कि कौन सा कार्य अच्छी तरीके से होगा, कौन सा कार्य अच्छी तरीके से नहीं होगा। वो कौन सा अनुसंधान कहला रहा है? मौलिक अनुसंधान कहला रहा है। और इस वाले सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इन चरणों से गुजरे गए हुए। हमें पहले ये वाला सिद्धांत लेके आना था, तो हमने देखा कि पहले भैया समस्या की पहचान तो कर लें कि करना क्या है, करना किस क्षेत्र में है, जाना कहां पर है, पहले ये तो पहचान कर ले। ये पहचान करने के बाद फिर हमने परिकल्पना का निर्माण किया, यानी अनुमान लगाए कि ये समस्या इतने तरीकों से संभावित समाधान की जा सकती है। फिर एक फॉर्मेट बनाया, रूपरेखा बनाई, फिर उससे संबंधित डाटा कलेक्ट किया, फिर डाटा को एनालिसिस किया कि कौन सा डाटा इससे संबंधित है और कौन सा डाटा इससे संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद निष्कर्ष निकला, फिर उसके बाद सामान्य निकल गया। ये सारा काम, यानी ये जो हमारा E बराबर mc², इस सिद्धांत का जब प्रतिपादन किया गया था, इसको पूर्ण रूप से प्रतिपादित कर दिया गया था और ये बुकों में जो आ गया था, वह कौन सा अनुसंधान था? वो था फंडामेंटल रिसर्च। यानी एक किसी नए सिद्धांत, किसी नए नियम का प्रतिपादन किया गया है, तो कौन सा रिसर्च कहलाएगा? फंडामेंटल रिसर्च कहलाएगा। अब ये स्थापित हो गया और बुकों में आ गया और इसको छात्र सॉल्व करने लगे, उसे अपने व्यवहार में अपनाने लगे। कौन सा अनुसंधान है? व्यवहारिक अनुसंधान। इस पर कार्य होने लगा, इसको विभिन्न परिस्थितियों में लागू किया जाने लगा कि ये वहां पर था, वहां से वहां पर समाधान हो गया, इसको उसमें प्रयोग कर लिया, इसको उसमें प्रयोग कर लिया। यानी इसने इसका निर्माण किया है और इसने उठाकर अपने व्यवहार में और परिस्थिति में प्रयोग कर लिया है। कौन सा अनुसंधान कहलाता है? तो आपको इतना ध्यान में रखना है, किसी परिस्थिति विशेष में या व्यवहार में जो प्रयोग किया जाए, वो कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? एप्लाइड रिसर्च कहलाएगा। और जो सिद्धांत को स्थापित करके चला जाए, वो कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? वो कहलाएगा फंडामेंटल। अब इसको एक अपनी भाषा में समझा, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, समझें। मान लीजिए
अलीगढ़, मान लीजिए अलीगढ़ है। अब अलीगढ़ से आपको जाना कहां पर है? आगरा। कहां पर जाना है? आगरा। अब आपकी समस्या ये है कि भाई अलीगढ़ से आगरा तक पहुंचा कैसे जाए? हम अलीगढ़ के हैं, हमें जाना आगरा है। अब आगरा पहुंचने के लिए किस किस का सहारा लिया जाए? तो जितने भी खोजकर्ता हैं उन्होंने मोटरसाइकिल की स्थापना की, बस की स्थापना की, कार की स्थापना की, बहुत सब कुछ की स्थापना कर दी, बहुत सारे वाहनों की स्थापना कर दी। यानी मोटरसाइकिल, बस, कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, रेलगाड़ी, ट्रक, मैक्सी, बहुत कुछ जो स्थापना की गई है वो कौन सा अनुसंधान है? फंडामेंटल रिसर्च है। यानी समस्या ये थी कि अलीगढ़ से आगरा पहुंचा कैसे जाए, तो उस समस्या का समाधान किया और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके फंडामेंटल रिसर्च चला गया। लेकिन जब एक व्यक्ति अलीगढ़ से आगरा जाएगा तो वो प्रयोग करेगा या तो मोटरसाइकिल का, या बस का, या कार का। जब इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेगा तो अपने व्यवहार में ढालेगा ना, उसको प्रयोग करेगा ना। लेकिन फंडामेंटल तो इनको सिद्धांत को स्थापित करके चला गया कि भैया जिसको जिस तरीके से जैसे प्रयोग करना है प्रयोग कर लेना। लेकिन जिसने प्रयोग किया, किस अनुसंधान का प्रयोग किया? एप्लाइड का। लेकिन समस्या यह थी कि अलीगढ़ से आगरा पहुंचा कैसे जाए, तो वहां पर शोधकर्ताओं ने विभिन्न ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की और एक अच्छा रोड बनवाया। इस रोड को बनाना और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, जो बस कार, इनको स्थापित करके कौन सा अनुसंधान चला गया? फंडामेंटल। लेकिन उनको प्रयोग में लाया। मान लीजिए भैया मैं तो बस से जाऊंगा, अब बस से जाऊंगा तो व्यवहार में डालूंगा, बस का प्रयोग कर रहा हूं, कौन सा अनुसंधान कहला रहा है? प्रयोगात्मक अनुसंधान कहला रहा है। अब समझना क्या है, देखो अब बात यहां पर यह समझ में आ रही है, आपके दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सरल भाषा में सिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर बात एक ये होती है दोस्तों कि यहां पर फंडामेंटल रिसर्च द्वारा दो प्रकार के सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। देखो दो प्रकार के सिद्धांत स्थापित किए जाएंगे। पहला सिद्धांत होगा दोस्तों, एक होगा अनुभवजन्य सिद्धांत और एक होगा दोस्तों तार्किक सिद्धांत। यानी दो प्रकार के अनुसंधान स्थापित किए जाते हैं, एक होता है अनुभवजन्य सिद्धांत और एक होता है तार्किक सिद्धांत। अब बात यहां पर ये होती है कि अनुभवजन्य सिद्धांत किस में प्रयोग किया जाता है और तार्किक सिद्धांत किस में प्रयोग किया जाता है। देखो मैं थोड़ा इसको इजी करूंगा। अनुभवजन्य सिद्धांत जो होता है वो आगमन विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि द्वारा स्थापित किया जाता है, आगमन विधि। और ये जो होता है दोस्तों ये होता है निगमन विधि द्वारा। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों निगमन विधि के द्वारा। अब यहां पर थोड़ा आपको और थोड़ा समझना है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है, तो आपको बता देने अरस्तु। अगर आपसे ये पूछे कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु बताने। लेकिन थोड़ा और इजी करेंगे तो आगमन विधि में दो फॉर्मूले प्रयोग किए जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी अगर हम आगमन विधि की बात करें, आगमन विधि की बात करें दोस्तों, तो यहां पर दो हैं, एक होगा उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण जो आगमन विधि में कौन से दो फॉर्मूले प्रयोग किए जाते हैं, एक तो उदाहरण से नियम की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन अगर वो निगमन विधि में पूछे दोस्तों, अगर वो निगमन विधि में पूछे तो इनके अपोजिट कर लेना, नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब मौलिक अनुसंधान होगा तो दो प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करेगा, एक अनुभव के आधार पर और एक तार्किक के आधार पर। देखो अनुभव जो होगा, अब मैंने यहां पर लिखा है आपको आगमन विधि का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको लिखा है
उदाहरण से नियम की ओर। और इसमें कौन सा लिखा है यहां पर, ये लिखा है अनुभव। देखो अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो आप में एक्सपीरियंस बोलता है, यानी अनुभव के आधार पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप में अनुभव नहीं है तो आप विभिन्न तरीके के उदाहरण नहीं दे सकते हैं। एक शोध कार्य करते समय आगमन विधि के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा दोस्तों, तो आपको बताना अनुभव जन्य सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा। कहते हैं ना मेरा अनुभव बोलता है, यानी जब लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने अनुभवों के आधार पर बहुत सारे एग्जाम्पलों को आपके द्वारा आपके समक्ष प्रकट करते हैं। लेकिन निगमन विधि तार्किक मीन्स का दोस्तों शाब्दिक अर्थ ही होता है तार्किक। जब आपके सामने दो वस्तुएं होंगी, तार्किक मीन्स होता है जब आपके सामने दो वस्तुएं ऐसी हों जिनमें हमें यह देखना कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। यानी तर्क जो होगा जब आपके सामने दो वस्तुएं होंगी, जब दो वस्तुएं होंगी तो निगमन विधि होगी। और निगमन विधि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नियम से उदाहरण की ओर पहले रूल्स बनाए जाएंगे, पहले उनको देखा जाएगा कि पहले हमने रूल्स जो बनाए थे उसके आधार पर और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे अनुभवजन्य सिद्धांत जो होता है वो किस विधि के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है, तो आपको बता देना आगमन विधि के आधार पर। तार्किक सिद्धांत, तर्क मीन्स होता है आपके सामने दो तत्वों का होना कंपलसरी है, उन दो तत्वों पर तर्क करेंगे कैसा मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, क्या मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, कैसा मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। तर्क जब तक नहीं कर सकते जब तक आपके सामने दो तत्वों का होना न हो। अगर दो तत्व नहीं है, दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। आप इसको नोट कर लें। मैंने फिर भी बता रहा हूं, नए सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किस शोध को लाया गया, मौलिक अनुसंधान को। और नए सिद्धांत को अपने व्यवहार में लाने के लिए किसको लाया गया, प्रयोगात्मक अनुसंधान को लाया गया। आप इसको नोट कर लें। अब आगे चलते क्रियात्मक अनुसंधान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्रियात्मक अनुसंधान, अब क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो कंपलसरी मिलेगा आपको पहले पेपर में और दूसरे पेपर शिक्षा शास्त्र में। देखो अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्शन रिसर्च। क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च। थोड़ा इसको डिवाइड करें दोस्तों तो ये बना दो शब्दों से, एक्शन और रिसर्च। ये दो शब्दों से बना है, एक्ट प्लस ऑन। ये दो शब्दों से बना है, रे प्लस सर्च। दोनों का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तात्कालिक समस्या का, समस्या को खोजना या समाधान करना। ये थोड़ा इसका हो गया, ये थोड़ा कम पूछता। अब बात यहां पर आती दोस्तों, अगर वो आपसे ये पूछता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बताना कोलियर और एक और है कर्टलेवन या कोर्टलेवन। कोर्टलेवन दो होता है। थोड़ा इसको समझ लेते फिर बाद में पूरा समझाएंगे आपको। थोड़ा लिख लेते हैं इसका। अगर ये पूछे जनक कौन है दोस्तों इसके, तो आपको बता देना स्टीफन एम कोरी। अगर आपसे पूछे शिक्षा में प्रयोग किसने किया,
तो आपको बता देना स्टीफन एम कोरे। अब बात यहां पर आती है, जो मेन पार्ट है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कच्छ या विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का समाधान। तात्कालिक समस्याओं का समाधान। मेन जो क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा वो ये वाला मिल जाएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान को क्यों लाया गया। तो आपको बता देना, जो स्कूल होता है, जो कॉलेज जो होता है, उसमें जो क्लासरूम होते हैं स्कूल में, जो ऑन द स्पॉट जो समस्या होती है उनका ऑन द स्पॉट जो सॉल्विंग करनी जाती है, जो ऑन द स्पॉट उस समस्या को समाधान जो किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आपको इसको देख लेना। देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, जब भी क्रियात्मक अनुसंधान की बात होगी तो ये वाला शब्द जरूर मिलेगा आपको, तात्कालिक समस्या। अब तात्कालिक समस्या क्या होती है, ऑन द स्पॉट जो समस्या समाधान मांगती है, ऐसी समस्या जो ऑन द स्पॉट उसका समाधान किया जाए, वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में भी तात्कालिक समस्या होती है, उनका भी समाधान किया जाता है, तो उसमें भी आपको बता देना एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछे एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया या उसको कौन लेके आया, तो आपको बताना कार्ट लेवन कोले लेके आया था। लेकिन अगर ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, तो आपको बताना स्टीफन एम कोरे। अगर ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देना है स्टीफन एम कोरे। अगर ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान को लाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना विद्यालय और क्लासरूम की जो ऑन द स्पॉट की समस्या होती है, तात्कालिक समस्या होती है, वो उसका समाधान करने के लिए इसको लाया गया था। अब बात यहाँ पर आती है, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, समझ लेते हैं थोड़ा इसके विकास की बात कर लें। इसका विकास क्या है, यानी कार्ट लेवन ये लाने से पहले हुआ क्या था। एक एक्शन रिसर्च शब्द आया था। देखो सर्वप्रथम बकिंगम ने इनकी पुस्तक थी रिसर्च फॉर टीचर। अगर ये पूछे कौन सी सन में आई है, तो आपको बता देना 1926। अगर ईयर की बात करें तो आपको बता देना 1926 में एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किया। एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किया, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य उन्होंने क्या बताया था, विद्यालय या कक्षा की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। यानी अगर आपसे ये पूछे कि रिसर्च फॉर टीचर किसकी पुस्तक है, तो आपको बता दें बकिंगम की। किससे संबंधित लाएगी, तो आपको बता दें क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च संबंधित लाएगी थी। कौन लेके आया था, बकिंगम। कौन सी ईयर में लेके आया था, 1926 में। ये वाली बात हो गई। देखो जब भी इससे क्वेश्चन पुटअप होगा तो एक तो ये वाला पुटअप होगा जो ज़्यादातर होता है, और एक ये वाला होगा। ये जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं आपको सेकंड पेपर यानी एजुकेशन शिक्षा शास्त्र है। लेकिन अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में क्या होता है दोस्तों, इसके चरण पूछ लेता है। फर्स्ट पेपर में एक्शन रिसर्च के चरण पूछ लेगा आपसे, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण आपको बता देने हैं। अगर ये पूछे चरण कितने, तो दोस्तों आपको बता देने 4 हैं। पहला कौन सा है, नियोजन, जिसको बोलते प्लानिंग। दूसरा दोस्तों क्रिया करना, इसको बोलते हैं एक्टिंग। तीसरा है विकासोन्मुख, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट।
चौथा है दोस्तों रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है चिंतन। रिफ्लेक्टिंग, ये चरण आपको याद रखने के निम्नलिखित में से कौन से क्रियात्मक अनुसंधान के चरण सही हैं। अब देखो एक चीज और लिख लेते हैं, फिर पूरा आपको समझा दूंगा। अब यहां पर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कि क्रियात्मक अनुसंधान कौन कौन कर सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान के स्रोत समझ लें, या एक तरह से ये समझ लें कौन कौन कर सकता है, या क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित तत्व समझ लेते हैं। तो आपको तत्व हेडिंग डालनी पड़ेगी। तत्व का मीन्स होता है कौन कौन कर सकता है। तो आपको पहले ये बताना है, देखो सबसे पहले हमारा प्रधानाचार्य कर सकता है, दूसरा अध्यापक कर सकता है, तीसरा छात्र कर सकता है, और एक लास्ट में हम चपरासी भी लिख लेते हैं। अब समझना क्रियात्मक अनुसंधान कहते कैसे। देखो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान कहलाता है जो विद्यालय के अंदर ऑन द स्पॉट जिस समस्या का समाधान किया जाएगा वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा। मैं आपसे फिर भी ये बात बोलूँगा, अगर आप चरण याद कर लेते हैं तब भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि चरण यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का चरण बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम लगाइए। तो प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट और रिफ्लेक्टिंग, यानी PADR ट्रिक याद कर लेना। अब ये पूछेगा तो देखो ये तो याद करने वाली बात है ही नहीं, मैंने आपको ये वाली बात बता दी है कि विद्यालय के अंदर या स्कूल के अंदर जितने भी कार्यकर्ता होंगे वो टोटल किसका प्रयोग करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का। लेकिन इनको करने के लिए ऐसी समस्या होनी चाहिए जो एट ए टाइम उत्पन्न हुई हो, ऑन द स्पॉट जिस समस्या का समाधान किया जाता है वो कौन सा अनुसंधान कहलाता है, वो हमें बताना है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी जिस समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट किया जाएगा वो कौन सा अनुसंधान कहलाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा। अब बात यहां पर होती है कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो आपको बताना रिसर्च फॉर टीचर है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कौन सी पुस्तक है, तो आपको बताना रिसर्च फॉर टीचर है। लेकिन रिसर्च फॉर टीचर है वो कौन लेके आया था, तो आपको बता देंगे बकिंघम लेके आया था। कौन सी ईयर में लेके आया था, तो आपको बता 1926 में लेके आया था। लेकिन ये वाली बात ठीक हो गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देना कोलियर और कार्टिलेवन। कोलियर और कार्टिलेवन ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में प्रयोग करने वाले पहले उसका वैज्ञानिक का नाम बताइए, पहले शोधकर्ता का नाम बताइए, तो आपको बता देना स्टीफन एम कोरे। अगर आपसे ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है, तो आपको भी स्टीफन एम कोरे बताना है। लेकिन इनसे भी ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना विद्यालय के अंदर जो भी तात्कालिक समस्याएं होती हैं या शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी, विद्यालय से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जितनी समस्याएं होंगी, उनका ऑन द स्पॉट जो समाधान किया जाएगा वो कौन सा अनुसंधान कहलाएगा, वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा। और उन समस्या का समाधान करने के लिए एक शोधकर्ता को निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: नियोजन, क्रिया करना, विकास, चिंतन, प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिंग। यानी आपको विद्यालय में कोई सी समस्या मिलती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको किस अनुसंधान का प्रयोग करना है, एक्शन रिसर्च का, क्रियात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने के लिए आपको कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंटिंग, रिफ्लेक्टिंग। अब क्रियात्मक अनुसंधान अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कौन सा नाम दे दूं मैं, तो मैं बताऊंगा आप स्टीफन एम कोरे हैं। क्योंकि इस क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग करने वाले कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, तो विद्यालय के अंदर जितने भी सदस्य होंगे, प्रधानाचार्य होगा, सेक्रेटरी भी आ सकता है, टीचर भी आ सकता है, छात्र भी आ सकता है, और 4th क्लास के कर्मचारी भी आ सकते हैं। यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो ये एक स्कूल है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है ये एक स्कूल है, और इस स्कूल के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो किसका प्रयोग करेंगे, तो आपको बता देना एक्शन रिसर्च का। लेकिन एक्शन रिसर्च का प्रयोग क्यों करेंगे, तो आपको बता देना है तात्कालिक। तात्कालिक यानी तत्काल,
तात्कालिक यानी तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए, तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए किस अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? किसी नवीन सिद्धांत, नवीन ज्ञान का प्रतिपादन करने के लिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है? उस नवीन सिद्धांत, नवीन ज्ञान को अपने व्यवहार में, अपने प्रयोग में लाने के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? किसी स्कूल या किसी क्लास में ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान ऑन द स्पॉट करना हो, कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। अगर मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च का प्रयोग करते समय किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो आपको पहले समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष, सामान्यीकरण। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने के लिए किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा? प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंटिंग, रिफ्लेक्टिंग। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? स्टीफन कोरे। ये हैं तीनों फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम टारगेट किसको लेकर चल रहे हैं? यूजीसी नेट जून 2023, सब्जेक्ट एजुकेशन, फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन जो रिसर्च एप्टीट्यूड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो, मुझे भी मदद मिले और मुझे भी मोटिवेट हो। क्योंकि पढ़ाने का मजा तभी आता है जब आप लोग चैनल को ग्रो करवाते हैं, और चैनल ग्रो कौन करवाएंगे? आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।